बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदील महबूब और आज हम बाब नंबर 3 के जो मुश्किल सवालात हमारे रहते हैं, जिनमें सवालात के जवाबात हमने करने हैं, उनको हम वाज़े तौर पर समझेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि किस सवाल का आपने क्या जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3.1 और 3.2 हम पहले से कर चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़े थे और अब हम 3.3 के बारे में पढ़ेंगे और 3.4 के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि ये सवाल आपने किस तरह से करने हैं। वैसे तो हमने इस पूरे बाब में जितने भी मौज़ूआत हैं वो पढ़ लिए हैं, लेकिन इन सवालात के जवाबात में किस तरह से आपने उनको लिखना है, उन मौज़ूआत को, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इसमें जो 3.3 है उसमें आपके पास मुख्तसर जवाबात हैं। उसने लिखा हुआ है कि मुख्तसर जवाब दें। इन जवाबात में आपने मुख्तसर सा जवाब लिखना है। तो 3.3 में जो पहला सवाल है उससे हम शुरू करते हैं। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे रब्ता करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। याद रखिएगा कि एक नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर अपनी सर्विसेज मुहैया करता है और क्लाइंट कंप्यूटर उसकी सर्विसेज को हासिल करता है और उसकी सर्विसेज को इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो सर्वर से किसी भी मुआद की रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त करता है और सर्वर जो है उसकी दरख्वास्त पे हम अमल करके उसको वो चीज़ मुहैया करता है। सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर होता है नेटवर्क के अंदर, जबकि क्लाइंट जो है वो एक छोटा कंप्यूटर होता है नेटवर्क के अंदर। ये छोटे से नेटवर्क में भी क्लाइंट सर्वर वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है और एक बड़े नेटवर्क में जैसे इंटरनेट है तो उसमें भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे रब्ता करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। सर्वर हमेशा क्लाइंट की दरख्वास्त पे अमल करता है और क्लाइंट हमेशा कोई भी काम करने के लिए नेटवर्क में सर्वर को दरख्वास्त करता है, उससे इजाज़त लेता है और उसकी सर्विस को हासिल करता है। नंबर 2, कम्युनिकेशन के बुनियादी अज्जा या अनासर कौन से हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम आपस में रब्ता कायम करते हैं और एक दूसरे को कोई पैगाम भेजना चाहते हैं या डाटा भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ अनासर हैं, कुछ अज्जा हैं जिनका होना ज़रूरी है। अगर ये अनासर या अज्जा नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन जो है वो पूरी नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। इन अनासर का होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के अमल में। सबसे पहला जो जुज़ है इसका वो है मैसेज यानी पैगाम। आपका जो पैगाम है ये एक ऐसा जुज़ है जिसके बगैर कम्युनिकेशन होगी नहीं, क्योंकि जब दो कंप्यूटर आपस में रब्ता कायम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो भेज रहे हैं ना एक दूसरे को। रब्ता तो तब भी कायम होगा जब एक दूसरे को कुछ भेज रहे हैं, तो उसके लिए मैसेज होना ज़रूरी है यानी पैगाम होना ज़रूरी है। ये पहला जुज़ है। दूसरा जुज़ है हमारे पास सेंडर यानी तरसील करंदा, जो कि पैगाम को भेजने वाला होता है, जो कि कम्युनिकेशन का अमल शुरू करता है। यहीं से पैगाम जाना है आगे, हमारा डाटा आगे जाना है। अगर ये सेंडर यानी तरसील करंदा होगा ही नहीं तो पैगाम कौन भेजेगा, कम्युनिकेशन कौन शुरू करेगा, तो इसका होना भी ज़रूरी है। दूसरा जुज़ है, दूसरा अंसर है। नंबर 3, वसूल करंदा यानी रिसीवर। ये वो कंप्यूटर या वो डिवाइस है जो कि पैगाम को यानी मैसेज को वसूल करती है। अगर ये नहीं है तो जो भेजने वाला है वो किसको भेजेगा, तो जो वसूल करने वाला है उसका होना भी ज़रूरी है। तो 3 इसके जुज़ हो गए। चौथा जुज़ होता है आपके पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का होना भी ज़रूरी है। प्रोटोकॉल असल में ये रूल्स होते हैं, असूल होते हैं जिनके तहत पैगाम को सेंडर से रिसीवर की तरफ एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। नंबर 5, कम्युनिकेशन चैनल। याद रखिएगा कि जब भी कम्युनिकेशन का अमल होता है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए हमने प्रोटोकॉल पढ़ा, लेकिन जब वो पैगाम भेजा जाएगा उस पैगाम को भेजने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है जिसके ऊपर से हमारा पैगाम होके गुजरेगा और वहाँ तक पहुँचेगा। ये असल में एक रास्ता है जहाँ से हमारा पैगाम पहुँचता है। इसमें सिग्नल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स, या तार हो सकती है, तार के ज़रिए से भी या केबल के ज़रिए से हमारा डाटा या पैगाम सेंडर से रिसीवर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुल 5 अज्जा हैं। डाटा कम्युनिकेशन के 5 अनासर हैं जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले पैगाम यानी मैसेज, उसके बाद तरसील करंदा, फिर वसूल करंदा, उसके बाद प्रोटोकॉल और फिर कम्युनिकेशन चैनल, जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। याद रखिएगा जो कम्युनिकेशन चैनल है
उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। नंबर 3, तीसरा सवाल है, टेलीफोन की एड्रेसिंग को हम नेटवर्क एड्रेसिंग से किस तरह मिलाते हैं? ये इस तरह से मिलाते हैं, देखिए आपने पीछे पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था बड़ी तफसील से, उसने किताब में लिखा भी हुआ है कि टेलीफोन की जो एड्रेसिंग होती है ये कैसी होती है भला। देखें, हर टेलीफोन का एक अपना ख़ास नंबर होता है और वो किसी से मिलता जुलता नहीं होता, ख़ास का मतलब यही है ना। तो इसी तरह से नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं उनको आईपी एड्रेस मिला होता है जिनसे उनकी ख़ास तौर पर यानी हुसूसी तौर पर शनाख्त की जाती है। तो शनाख्त करने के लिए हमारे फ़ोन के भी नंबर्स होते हैं, इसी तरह से नेटवर्क में कंप्यूटर के भी नंबर होते हैं, वो आईपी एड्रेस होते हैं। तो जिस तरह से हमारे फ़ोन के नंबर हैं जिससे हमारी शनाख्त होती है, जब भी हम किसी को कोई पैगाम भेजते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर उस तक जाता है और उसके फ़ोन नंबर पे हम भेजते हैं जिससे उसकी शनाख्त होती है। और जब नेटवर्क में किसी को पैगाम भेजा जाता है उसमें भी ऐसे ही होता है, जो भेजता है उसका आईपी एड्रेस साथ जाता है और जिसको भेजा जा रहा है उसका भी आईपी एड्रेस देखकर उसको भेजा जाता है। तो नंबर 4 है, स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस में फ़र्क बयान करें। याद रखिएगा, आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अमूमन जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उनके आईपी एड्रेस स्टैटिक होते हैं, जो तब्दील नहीं होते। वो आईपी एड्रेस जो वक्त के साथ यानी वक्तन फ़वक्तन तब्दील ना हो उनको स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं, और वो आईपी एड्रेस जो वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते रहते हैं उन्हें डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। तो जो क्लाइंट होते हैं उनके आईपी एड्रेस डायनामिक होते हैं यानी वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते चले जाते हैं। तो ये इनमें फ़र्क है। नंबर 5, कम्युनिकेशन चैनल की वजाहत करें। अभी मैंने आपको कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बताया जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल को ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। ये वो रास्ता है जिसके ऊपर से हमारा डाटा या हमारा मवाद, हमारा पैगाम एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है। इसकी दो हमारे पास इकसाम है, तार और सिग्नल्स। नंबर 6, एक वेब सर्वर कैसे काम करता है? इसके बारे में भी मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बता दिया कि जो वेब सर्वर होता है वो क्लाइंट की जो दरख्वास्त है उसको वसूल करता है और उसको वसूल करने के बाद उसको बदले में उसकी दरख्वास्त का रिस्पॉन्स देता है। जब क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स मिलता है तो क्लाइंट फिर असल में सर्वर की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसकी सहूलियात को इस्तेमाल कर रहा होता है। जो वेब सर्वर है असल में उसके पास वेबसाइट का सारा मवाद होता है। तो जब भी क्लाइंट किसी वेबसाइट पर काम कर रहा होता है तो वो सारी सहूलियात उसको सर्वर ही मुहैया कर रहा होता है। नंबर 7, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन में फ़र्क करें। हमने पढ़ा हुआ है कि पॉइंट टू पॉइंट दो आलात के दरमियान डायरेक्ट लिंक है, मसलन पैगाम भेजने वाला और पैगाम वसूल करने वाला, इनके दरमियान एक बराह रास्त कनेक्शन होता है, लिंक होता है। जैसा कि एक टीवी और रिमोट के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। टीवी और रिमोट इन दोनों का आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, बराह रास्त एक दूसरे से ताल्लुक़ है, दरमियान में कोई थर्ड पार्टी मौजूद नहीं है। जबकि मल्टी पॉइंट कनेक्शन में एक पैगाम भेजने वाले और बहुत ज़्यादा पैगाम वसूल करने वाले होते हैं और इनके दरमियान लिंक होता है। इसीलिए एक से ज़्यादा आलात एक लिंक को शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर वाईफाई नेटवर्क मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। नंबर 8, एप्लीकेशन शेयरिंग से क्या मुराद है? मिसालों की मदद से वजाहत करें। एप्लीकेशन शेयरिंग से क्या मुराद है? जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम किसी एक एप्लीकेशन को एक नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक एप्लीकेशन को यानी एक सॉफ्टवेयर को एक वक्त में एक से ज़्यादा सारिफ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने कंप्यूटर पे या अपनी अपनी डिवाइसेस पे। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल अगर हम देखें तो बैंक में जो मैनेजर है, कैशियर है और एक एटीएम का सारिफ जो है ये नेटवर्क पर एक ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एक मिसाल है। उसके बाद नंबर 9 है, बस टोपोलॉजी की निस्बत से स्टार टोपोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात बयान करें। अब इसके अगर हम फ़वाइद देखें तो बस टोपोलॉजी की निस्बत से तो जो स्टार टोपोलॉजी है इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। इसके अलावा अगर तार में कोई मसला आ जाए तो जो मुतलका कंप्यूटर है या डिवाइस है नेटवर्क पर वो नेटवर्क से कट जाती है, यानी सिर्फ उसे ही मसला होता है। जबकि बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था। बस टोपोलॉजी में अगर तार में मसला आ गया तो पूरा नेटवर्क जो है वो मसले में आ जाएगा, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ मुतलका कंप्यूटर बंद होता है। ये इसका दूसरा फ़ायदा है। लेकिन अगर इसके नुकसानात देखें तो पहला नुकसान इसका ये है कि इसमें तार ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इस वजह से ये महंगा होता है। जबकि बस टोपोलॉजी में ज़्यादा तार हर कंप्यूटर के साथ ज़्यादा तार इस्तेमाल नहीं होती, थोड़ी होती है, कम तार इस्तेमाल होती है। तो उसमें जो है वो ये फ़ायदा है, लेकिन इसमें ये नुकसान है। तो अगर हम इसका मुआवजा करें बस टोपोलॉजी के साथ तो एक और इसका नुकसान ये है कि अगर हब या स्विच में कोई मसला आ जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा, क्योंकि
जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसमिशन है, वो हब के ज़रिए से ही होकर गुजर रही है। तो इसलिए हब के ख़राब होने से सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। नंबर 10 आखिरी सवाल है मुख्तसर सवालात में, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर? अपने जवाब के हक़ में दलाइल दें। अब ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्लाइंट क्या है, क्लाइंट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट आखिर है क्या चीज़। तो आपने याद रखना है कि क्लाइंट असल में आम तौर पर हार्डवेयर होता है, लेकिन ये भी याद रखें कि क्लाइंट के ऊपर सॉफ्टवेयर भी चल रहा होता है। यानी आम तौर पर क्लाइंट तो एक हार्डवेयर है, क्योंकि कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, क्योंकि हार्डवेयर वो कंप्यूटर का जुज़ है जिसे हम फील यानी टच यानी हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये एक हार्डवेयर तो है, जैसा कि लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन बाज़ औक़ात अगर हम देखें तो क्लाइंट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर भी तो चल रहा होता है, इसलिए क्लाइंट हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है इसके ऊपर, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी चल रहा होता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता ये है कि सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि अपनी सर्विसेज क्लाइंट की ज़रूरत पूरी करने के लिए फ़राहम करता है। इन ज़रूरियात की बुनियाद पर ये एक फ़ाइल सर्वर, डाटाबेस सर्वर या प्रिंट सर्वर या फिर वेब सर्वर भी कहलाता है। तो क्लाइंट हमेशा इससे उन सर्विसेज को हासिल करता है और उनको इस्तेमाल करता है। तो क्लाइंट असल में कंप्यूटर है, लेकिन जाहिर है कंप्यूटर को चलने के लिए सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है। तो सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। तो चूँकि क्लाइंट एक कंप्यूटर है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट एक हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 3.4। इसमें हमारे पास 4 सवालात हैं और ये तफसीली सवालात हैं और ये अहम भी हैं। इनके बारे में मैं आपको ये बता दूंगा कि इसमें लिखना क्या है, क्योंकि ये सारे मौज़ूआत हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनके बारे में मैं आपको ये बता दूंगा कि आपने लिखना क्या है इसके अंदर। तो पहला सवाल है, नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या मुराद है? स्टार, रिंग, बस और मैश टोपोलॉजी की वजाहत करें। अब इसमें उसने सारी टोपोलॉजीज़ जो आपकी किताब में उसने दी हुई हैं, जो हमने पढ़ी हैं, वो सारी उसने कह दी हैं कि उन सबको बयान करें। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपने टोपोलॉजी की तारीफ़ लिखनी है इसके अंदर कि टोपोलॉजी असल में होती क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक दूसरे के साथ मुंसलिक कंप्यूटर्स या दूसरे आलात के कनेक्शन के जोग्राफियाई इजहार का नाम है। और हमारे पास बुनियादी तौर पर 4 ही टोपोलॉजीज़ होती हैं जो उसने पूछी, बस, स्टार, रिंग और मैश। अब जब आप बस, स्टार, रिंग और मैश टोपोलॉजीज़ लिखेंगे तो इनकी तारीफ़ लिखने के बाद आपने इनकी जो शक्ल है वो बनानी है, यानी डायग्राम, और उसके बाद आपने इनकी थोड़ी सी वजाहत करने के बाद इनके जो फ़वाइद हैं और नुकसानात हैं वो भी अलग-अलग से करके लिखने और इनके पॉइंट बनाकर आपने लिखने, फिर आपको इस सवाल के पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे अमूमन इम्तिहान में ये चारों टोपोलॉजीज़ इकट्ठी नहीं आएंगी इंशाल्लाह, कोई से 2 आ सकती हैं या कोई एक भी आ सकती है। 8 नंबर का सवाल आता है तो शायद 2 आएँ, लेकिन इसमें आपने शक्ल लाजमी बनानी हो। जिस तरीके से मैंने बताया ये सवाल ऐसे ही हल करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। नंबर 2, TCP/IP से क्या मुराद है? इसकी 5 लेयर्स और उनके फंक्शन बयान करें। तो TCP/IP के अंदर जो 5 लेयर्स हैं आपने वो लिखनी है। वैसे तो आपकी किताब में उसने TCP/IP का जो मॉडल है उसको पोस्टल सिस्टम के साथ उसका मौजना करके बताया हुआ, लेकिन आपने इस सवाल के जवाब में पोस्टल सिस्टम नहीं लिखना। आपने इसकी जो एप्लीकेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक और फिज़िकल लेयर के बारे में लिखना है और एक तरतीबवार मरहले की शक्ल में आपने लिखना है। नंबर 3, स्टार टोपोलॉजी की निस्बत से बस टोपोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात बयान करें। जो आपके पास मुख्तसर सवालात थे उसमें 9वां सवाल हमने क्या पढ़ा था कि बस टोपोलॉजी की निस्बत से स्टार टोपोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात बयान करें, लेकिन इसके अंदर उसने लिखा है स्टार टोपोलॉजी की निस्बत से बस टोपोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात बयान करें। तो ये उसका उल्टा है असल में ये सवाल। तो इसमें बड़ा आसान काम है, जिस तरह से वहाँ पे हमने फ़वाइद लिखे थे और नुकसानात देखे थे, उसी तरह से यहाँ पे आपने स्टार टोपोलॉजी की निस्बत से बस टोपोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात देख लेने। यानी कि इसमें अगर एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस टोपोलॉजी के अंदर, लेकिन अगर मरकज़ी तार में कोई मसला आ जाए तो पूरा नेटवर्क काम करना छोड़ देता है। जबकि स्टार टोपोलॉजी में तार में कोई मसला है तो मुतलका कंप्यूटर ही ख़राब होगा, पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़वाइद अगर देखें तो बस टोपोलॉजी के अंदर तार कम इस्तेमाल होती है, इसका इतना ख़र्चा नहीं होता, जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर तार ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो बस टोपोलॉजी का ही फ़ायदा है। इस तरह से आपकी किताब में और भी लिखे हुए हैं तो वो भी आपने देख लेने। नंबर 4, IPv4 और IPv6 के साइज़ बताएं। दोनों स्टैंडर्ड्स का साइज़ मापने का तरीका भी वाज़ह करें। तो इसमें आपने IP एड्रेस वाला जो सवाल है उसके अंदर IPv4 और IPv6 के बारे में लिखना है कि इनके एड्रेसेस को किस तरह से मापा जाता है और उस मापने का तरीका क्या है और उनके एड्रेस होते कितने और एड्रेस के साइज़ क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि IPv4 जो है इसका जो हमारे पास साइज़ होता है
वो कुल या टोटल 32 बिट्स होता है। और ये किस तरह से है? इस तरह से है कि इसके अंदर 4 ग्रुप होते हैं नंबर के, और हर ग्रुप जो है वो 8 बिट्स में तब्दील किया जाता है। तो 8 और 4 हमारे पास ग्रुप हैं, तो 8 को आप ज़रब दें 4 से तो 32 बनता है, तो टोटल इसके अंदर 32 बिट्स होते हैं, या इसको हम 4 बाइट्स भी कह सकते हैं। जबकि IPv6 जो है इसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो 8 होते हैं, और हर ग्रुप जो है उसके अंदर एक हिंदसा 4 बिट्स में तब्दील होता है। तो एक ग्रुप जो है वो 16 बिट्स का हो गया, तो 16 को अगर आप 8 से ज़रब दें तो 128 बिट्स बनते हैं। तो इसका जो एड्रेस है IPv6 का वो 128 बिट्स का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सवालात के जवाबात को हल कर लिया, और मैंने आपको बता दिया कि किस सवाल का क्या जवाब बनता है और आपने इसमें क्या लिखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।